हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल चेतस आईएएस। दोस्तों, ये हमारे इंडियन पॉलिटी लेक्चर सीरीज का 9th लेक्चर है और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल 15 और 16 के बारे में। फ्रेंड्स, अपने पिछले वीडियोस में लेक्चर 8 तक हम लोगों ने आर्टिकल 14 तक की सारी इंपॉर्टेंट बातें कवर कर रखी हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो वीडियोस भी आकर के आप देख लें। यहाँ पर फ्रेंड्स, इंडियन पॉलिटी की जो सबसे ज्यादा रिकमेंडेड बुक है लक्ष्मीकांत, उसको चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कस किया जा रहा है। साथ ही साथ बेयर एक्ट यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसको आर्टिकल बाय आर्टिकल यहाँ पर हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, बेसिक टू एडवांस जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी आपको यहाँ पर बताई जा रही हैं। यदि आप यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल है। साथ ही साथ अगर आप यूपीपीएससी या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये लेक्चर उतना ही इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले फ्रेंड्स, आर्टिकल 15 के बारे में कुछ बताने से पहले थोड़ा सा रिवीजन आपको मैं कराना चाहूंगा। अपने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आर्टिकल 14 के बारे में पढ़ा, जहां पर आपको मैंने दो कॉन्सेप्ट बताए। एक था आपका ईबीएल कॉन्सेप्ट, जो कि आपका ब्रिटिश ओरिजिन का था, एवी डाइसी के रूल ऑफ लॉ से निकला था, इक्वलिटी बिफोर लॉ। और एक था आपका ईपीएल कॉन्सेप्ट, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, जो कि एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट था। उसके बाद फ्रेंड्स, हम लोगों ने इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझा और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया कि आर्टिकल 14 जो है आपका, ये सभी के लिए अवेलेबल है, चाहे वो सिटीजन हो, फॉरेनर हो, लीगल पर्सन हो। और आर्टिकल 15 ये आपका सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए ही अवेलेबल है। यानी कि अगर सिर्फ सिटीजन्स के लिए कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल है इनकी बात करें तो उसमें आपका आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30 ये कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ एक्सक्लूसिवली सिटीजन्स के लिए ही अवेलेबल है। आर्टिकल 15 में फ्रेंड्स अगर हम देखें तो यहाँ पर ये बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये 5 ग्राउंड यहाँ पर दिए गए हैं जिनके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करने की बात की गई है आर्टिकल 15 में, जो कि एक फंडामेंटल राइट है। साथ ही साथ मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये भी बताया कि आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक के जो प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये आपके राइट टू इक्वलिटी के अंदर कवर किए जाते हैं। टोटल 6 राइट हैं, 6 फंडामेंटल राइट है हमारे पास, जिसमें राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक की बातों को या प्रोविजंस को कवर करता है। आज हम लोग आर्टिकल 15 और 16 डिस्कस करने जा रहे हैं और अभी मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 15 जो है ये प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है ऑन दीज गिवन 5 ग्राउंड्स। और वो 5 ग्राउंड कौन से हैं? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इनके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करने की बात की गई है। फ्रेंड्स, इसके दो स्टार्टिंग में हम लोग आर्टिकल 15 क्लॉज 1 और क्लॉज 2 को देखेंगे और इसके बाद हम लोग आर्टिकल 15 क्लॉज 3, 4 और 5 और साथ ही साथ 6 को देखेंगे। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 एंड 2 ये किसी भी इंडिविजुअल को कोई के मतलब फंडामेंटल राइट प्रोवाइड कराते हैं, इसलिए हम इनको एक साथ पढ़ रहे हैं। आर्टिकल 15 क्लॉज 3, 4, 5 ये आर्टिकल 15 क्लॉज 1 और क्लॉज 2 के एक्सेप्शन हैं, इसलिए इनको हमें एक साथ पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आर्टिकल 15 क्लॉज 1 क्या कहता है, पहले हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या लिखा हुआ है। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। मतलब स्टेट किसी भी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा इन 5 ग्राउंड पर, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, जिसको आप RRCSP भी शॉर्ट में कह सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर आर्टिकल 15 के क्लॉज 2 को हम देखें तो ये कहता है कि नो सिटीजन शैल ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम be subject to any disability, liability, restriction or condition with regard to what? With regard to the access to shops, public restaurants, hotels and public places of public entertainment। और दूसरा चीज दिया हुआ है with regard to the use of wells, tanks, bathing ghats, roads and places of public resort maintained wholly or partly out of state fund or for public use। मतलब ये इस आर्टिकल के द्वारा, आर्टिकल 15 क्लॉज 2 के द्वारा ये बात कही गई है कि किसी भी सिटीजन के ऊपर इन ग्राउंड्स के आधार पर, किन ग्राउंड्स के आधार पर? इन 5 ग्राउंड्स के आधार पर, रिलीजन, रेस, का सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर किसी भी तरह की डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन इंपोज नहीं की जा सकती विद रिगार्ड टू देयर एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल एंड प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट और इन चीजों के इस्तेमाल पर। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि इन चीजों की इन जगहों पर एंट्रेंस में, एक्सेस में या इन चीजों के इस्तेमाल में किसी भी नागरिक के ऊपर इन ग्राउंड्स के आधार पर किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन, लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी इंपोज नहीं किया जा सकता। ये चीज प्रोटेक्ट कौन करता है? आर्टिकल 15 का क्लॉज 2।
तो पर आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी होगी फ्रेंड्स कि यहाँ पर ये जो चीजें एक्सप्लिसिटली लिखी हुई हैं, ये आर्टिकल 15 का क्लास 2 का जो स्कोप है सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं है। मतलब इन चीजों पर तो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जा सकता, साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं जो जुडिशरी इंटरप्रेट करती है अपने माध्यम से, उन चीजों पर भी रिस्ट्रिक्शन इंपोज नहीं किया जा सकता। So we can say that Article 15 Clause 2 is not limited to only these things। मतलब इसका स्कोप बहुत ज्यादा वाइड है। तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये चीजें फिर यहाँ पर केवल यही चीजें क्यों लिखी हुई हैं, सारी चीजों को यहाँ पर मेंशन क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि जिस टाइम पे ये डॉक्यूमेंट बना था, जिस टाइम पे डॉक्यूमेंट लिखा गया, उस टाइम पर ये चीजें सोसाइटी में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट थी, इसलिए इन चीजों को यहाँ पर एक्सप्लिसिटली और क्लियरली लिख दिया गया है। लेकिन बाकी चीजें भी इसके मीनिंग में आती हैं, मतलब इसका स्कोप बहुत ज्यादा वाइड है। यहाँ पर फ्रेंड्स इन दोनों आर्टिकल्स के बीच में, आर्टिकल 15 क्लॉज 1 और आर्टिकल 15 क्लॉज 2 के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 2 में लिखा हुआ है नो सिटीजन, और आर्टिकल 15 क्लॉज 1 में अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेट। तो मतलब क्या हुआ? आर्टिकल 15 क्लॉज 2 जो है इट इज इनफोर्सेबल अगेंस्ट बोथ स्टेट एंड इंडिविजुअल, और वी कैन से दैट इन अदर वर्ड्स इट प्रोहिबिट्स द डिस्क्रिमिनेशन बोथ बाय स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल। आपका आर्टिकल 15 का क्लॉज 2 जो है ये स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों के खिलाफ इन्फोर्सेबल है कोर्ट के अंदर। ठीक है, मतलब अगर आपका 15 क्लॉज 2 वायलेट होता है तो आप अपील कर सकते हैं स्टेट के खिलाफ भी, गवर्नमेंट के खिलाफ भी, और प्राइवेट इंडिविजुअल, और वी कैन से दैट फेलो सिटीजन इन अवर कंट्री, दोनों के खिलाफ आप कोर्ट में अपील कर सकते हैं। दोनों के खिलाफ इन्फोर्सेबल है और दोनों के द्वारा डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करने की बात करता है। वेयर एज आर्टिकल 15 क्लॉज 1, यहां पर आर्टिकल 15 क्लॉज 1 जो है इट इज ओनली इन्फोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट, मतलब वी कैन से दैट इट प्रोहिबिट्स ओनली डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट। तो आपका अगर आर्टिकल 15 क्लॉज 1 कहीं से वायलेट होता है तो आप केवल इसको अपील कर सकते हैं स्टेट के खिलाफ, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ नहीं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस था कि आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 इट इज इन्फोर्सेबल ओनली अगेंस्ट द स्टेट, वेयर एज आर्टिकल 15 क्लॉज 2 इज इन्फोर्सेबल अगेंस्ट बोथ स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल। इसके बाद फ्रेंड्स आर्टिकल 15 के क्लॉज 1 में हम देखें तो एक और कीवर्ड हमें देखने को मिलता है डिस्क्रिमिनेशन। यहां पर इस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है? फ्रेंड्स यहां पर ये डिस्क्रिमिनेशन एब्सोल्यूट नहीं है, इस चीज को आप समझिए। आर्टिकल 15 के क्लॉज 1 में यहां पर जो डिस्क्रिमिनेशन की बात की जा रही है ये एब्सोल्यूट नेचर का नहीं है। मतलब यहां पर एक पर्टिकुलर ग्रुप के खिलाफ हम सम सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव और बेनिफिशियल डिस्क्रिमिनेशन इज अलाउड। एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए हम तो पॉजिटिव और बेनिफिशियल डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं व्हेन कंपेयर टू द अदर सेवरल ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी। मतलब ये एब्सोल्यूट नेचर का नहीं है। सपोज कीजिए वुमेन, चिल्ड्रन, SC ST, ठीक है, इनके खिलाफ अगर कोई लॉ बनाया जाता है, कोई प्रोविजन बनाया जाता है तो हम उसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहेंगे, राइट। उसी तरह यहां पर फ्रेंड्स जो ग्राउंड्स लिखे हुए हैं, यहां पर इसके साथ ये जो ओनली के वर्ड लिखा है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम देख सकते हैं कि ये जो ग्राउंड्स है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इनके आधार पर, इन ग्राउंड्स के आधार पर तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन इनके अलावा अगर कोई और ग्राउंड है तो डिस्क्रिमिनेशन ऑन अदर ग्राउंड इज नॉट प्रोहिबिटेड। ठीक है, तो मतलब स्टेट किसी और ग्राउंड के आधार पर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। तो ये दोनों कीवर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे कि डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर, मतलब कुछ ग्रुप्स के लिए अदर ग्रुप्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया सकता है लेकिन वो डिस्क्रिमिनेशन पॉजिटिव और बेनिफिशियल होना चाहिए। और यही बात ग्राउंड्स के पे भी ऊपर लागू होती है कि अगर कोई अदर ग्राउंड है, कोई दूसरा ग्राउंड है, तो उसके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। केवल इन ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट किया गया है, राइट। तो इन टोटलिटी वी कैन से दैट आर्टिकल 15 क्लॉज 1, through article 15 clause 1 some sort of positive or beneficial discrimination is allowed or can be made available by the state। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि पॉजिटिव और बेनिफिशियल डिस्क्रिमिनेशन को एक चीज प्रोहिबिट नहीं करती है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स आर्टिकल 15 क्लॉज 3, 4, 5 एंड 6, जैसा कि मैंने बताया कि ये एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस कैसे हैं? आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में आप देखिए लिखा हुआ है स्टेट इज परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। अब यहां पर वुमेन के लिए स्टेट स्पेशल प्रोविजन बनाने के लिए अलाउड है थ्रू आर्टिकल 15 क्लॉज 3, जबकि अभी हमने आर्टिकल 15 क्लॉज 2 में देखा और क्लॉज 1 में देखा कि सेक्स के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिट किया गया है। तो एक तरीके से आर्टिकल 15 क्लॉज 3 जो है ये इसका एक्सेप्शन है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल भी हमें देखने को मिलता है, जैसे कि लोकल बॉडीज में, पंचायती और म्यूनिसिपैलिटीज में हम देखें तो वुमेन्स के लिए फिक्स्ड सीट रिजर्व रहती है। वहीं पर अगर चिल्ड्रंस की बात करें तो इनके लिए भी एजुकेशन फ्री प्रोवाइड करने की बात कही गई है। ठीक है, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में भी स्टेट को परमिट किया गया है टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन और फॉर SC ST।
सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास और एससी एसटी के लिए आपको ये ग्राउंड ध्यान में रखना होगा कि सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस की ही बात की गई है, ठीक है। सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास और एससी एसटी के लिए स्टेट कोई स्पेशल लॉ और स्पेशल प्रोविजन बनाने के लिए परमिटेड है। इसका भी एक एग्जांपल आपको पता है कि पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इनकी सीट्स के लिए रिजर्वेशन मौजूद है और साथ ही साथ फी कंसेशन का भी एक प्रोविजन बनाया गया है, राइट। तो यहां पर हम ये नहीं कह सकते कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, क्योंकि आर्टिकल 15 क्लॉज 3 और 4 के द्वारा ये चीजें यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली लिखी हुई हैं। उसके बाद आर्टिकल 15 क्लॉज 5 की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को छोड़कर बाकी सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए स्टेट को स्पेशल प्रोविजन बनाने की एक स्पेशल पावर आर्टिकल 15 क्लॉज 5 के द्वारा दी गई है। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि यहां पर प्राइवेट इंडिविजुअल्स को, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इंक्लूड किया गया है, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एक्सक्लूड किया गया है, और प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो या तो स्टेट के द्वारा एडेड हो या अनएडेड हो, ठीक है, वेदर दे आर एडेड और अनएडेड बाय द स्टेट, उनको यहां पर शामिल किया गया आर्टिकल 15 क्लॉज 5 में, राइट। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को यहां पर एक्सक्लूड किया गया है, जो कि प्रोटेक्टेड है आर्टिकल 30 क्लॉज 1 के अंदर। जब हम आपको पढ़ाएंगे आर्टिकल 30 तक हम लोग जब पहुंचेंगे तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा आर्टिकल 30 क्लॉज 1 के द्वारा इनको प्रोटेक्ट किया गया है, ठीक है। तो बाकी सबको इंक्लूड किया गया। तो फ्रेंड्स आर्टिकल 15 क्लॉज 5 ये इंट्रोड्यूस किया गया था 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के द्वारा। अब ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गया या क्यों ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15 क्लॉज 5? क्योंकि 2006 में एक लॉ बनाया गया, एक एक्ट बनाया गया पार्लियामेंट के द्वारा, सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट 2006, ठीक है। और इस एक्ट के द्वारा ओबीसी कैटेगरी को 27% का कोटा दिया गया with regard to their access to central higher educational institution including IITs and IIMs। IITs IIMs को जैसे सेंट्रल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में उनको 27% का कोटा दिया गया ओबीसी कैटेगरी को। तो इस एक्ट को, या हम कह सकते हैं इस लॉ को इन्फोर्स करने के लिए आर्टिकल 15 में एक क्लॉज जोड़ा गया, आर्टिकल 15 क्लॉज 5 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, राइट। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, एक और कंडीशन है कि यहां पर जो ओबीसी कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं, यहां पर हम क्रीमी लेयर को बाहर रखते हैं। मतलब इस 27% वाले प्रोविजन में क्रीमी लेयर इंक्लूड नहीं होता है ओबीसी कैटेगरी का। क्रीमी लेयर क्या होता है फ्रेंड्स, कि अगर कोई व्यक्ति है, उसके मदर या फादर और एनी ऑफ देम ग्रुप ए और ग्रुप बी की सर्विसेज में है या फिर ऑल इंडिया सर्विसेज में है, तो उन्हें क्रीमी लेयर माना जाता है, ठीक है, और उनको ये सुविधाएं या ये बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, राइट। उसके बाद फ्रेंड्स एक और इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है, आर्टिकल 15 क्लॉज 6 अभी रिसेंटली ऐड किया गया है 103, मतलब हम कह सकते हैं 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 में एक 103वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ, जिसके द्वारा आर्टिकल 15 में एक और क्लॉज ऐड किया गया क्लॉज 6, और यहां पर इन्होंने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का भी एक प्रोविजन ऐड कर दिया। मतलब स्टेट के पास अब एक स्पेशल पावर है फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन अदर देन क्लास मेंशन्ड इन अबव क्लॉजेस। मतलब आर्टिकल 15 क्लॉज 3, 4, 5 में जो यहां पर हम लोगों ने सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास देखा था, इसके अलावा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए एडवांसमेंट के लिए भी स्टेट के पास उनके लिए स्पेशल लॉ बनाने की पावर आर्टिकल 15 क्लॉज 6 के द्वारा दी गई है। और आर्टिकल 15 क्लॉज 6 जैसा कि मैंने बताया 103वें संविधान संशोधन विधेयक अधिनियम के द्वारा ऐड किया गया, जो कि ऐड किया गया है 2019 में, राइट। तो ये भी लेटेस्ट आप कह सकते हैं चेंज है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स आ जाता है हमारा आर्टिकल 16, और आर्टिकल 16 बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आर्टिकल 16 किसके लिए अवेलेबल है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए ही अवेलेबल है, राइट। आर्टिकल 16 केवल सिटीजन के लिए ही अवेलेबल है। दूसरी चीज, जैसा कि मैंने बताया पिछले आर्टिकल में कि आर्टिकल 15 का जो क्लॉज 1 है इट इज इन्फोर्सेबल ओनली अगेंस्ट द स्टेट। आर्टिकल 15 क्लॉज 2 में मैंने आपको बताया कि इट इज इन्फोर्सेबल अगेंस्ट बोथ स्टेट एंड इंडिविजुअल, प्राइवेट इंडिविजुअल। उसी तरह अगर आर्टिकल 16 की हम बात करें फ्रेंड्स, तो आर्टिकल 16 इज इन्फोर्सेबल अगेंस्ट ओनली स्टेट, राइट। आर्टिकल 16 इज ओनली इन्फोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट। आपको ध्यान रखना होगा कि ये केवल स्टेट के अगेंस्ट ही इन्फोर्सेबल है, राइट। यहां पर फ्रेंड्स एक और चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए कि जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि आर्टिकल 15 क्लॉज
1 और क्लॉज 2 ये दे स्पीक्स द लैंग्वेज ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ, जो कि हम लोगों ने आर्टिकल 14 में पढ़ा था। ठीक है, ऐसे एमसीक्यू बन सकते हैं एनालिसिस और कॉन्सेप्चुअल पार्ट पे कि आर्टिकल 14 में हम लोगों ने दो कॉन्सेप्ट पढ़े, इक्वलिटी बिफोर लॉ एवी डायसी के रूल ऑफ लॉ पे जो आधारित था, ब्रिटिश कॉन्सेप्ट था, और एक पढ़ा हम लोगों ने इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। उसी तरह आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 और क्लॉज 2 जो था मतलब ये इक्वलिटी बिफोर लॉ का लैंग्वेज बोलता था। ठीक है, उसी में अगर हम आर्टिकल 15 क्लॉज 3, 4, 5 और 6 की बात करें तो दे स्पीक्स द लैंग्वेज ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, कि आर्टिकल 15 क्लॉज 3, 4, 5 एंड 6 दे स्पीक्स द लैंग्वेज ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो कि अमेरिकन कॉन्सेप्ट था। राइट, ऐसा क्यों है? क्योंकि आर्टिकल 15 के क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में हम लोगों ने देखा कि ये सिटीजन्स को एक प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन का राइट दे रहा है, आर्टिकल 15 क्लॉज 1 और क्लॉज 2। वेयरएज अगर हम आर्टिकल 15 क्लॉज 3, 4, 5 और 6 की बात करें तो ये किसी तरह का राइट प्रोवाइड नहीं कर रहा है, इवन ये स्टेट को इंपावर कर रहा है कुछ पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, लाइक SC, ST, वुमेन, चिल्ड्रन, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इनके लिए स्पेशल लॉ और स्पेशल प्रोविजन बनाने के लिए ये आर्टिकल्स स्टेट को इंपावर कर रहे हैं, ना कि सिटीजन को कोई राइट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं दे स्पीक्स द लैंग्वेज ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। राइट, उसी तरह आर्टिकल 16 का जो क्लॉज 1 है फ्रेंड्स, क्लॉज 1 और क्लॉज 2 ये भी इक्वलिटी बिफोर लॉ के कॉन्सेप्ट पे आधारित है, और जो आर्टिकल 16 के क्लॉज 3, 4, 5 हैं दे आर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विच इज एन अमेरिकन कॉन्सेप्ट। राइट, तो यहां पर फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 16 जो है इट इज नथिंग बट इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक इंप्लॉयमेंट, एक अपॉर्चुनिटी की बात करता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक इंप्लॉयमेंट में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के क्लॉज 1 में क्या लिखा हुआ है आर्टिकल 16 के, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर्स ऑफ पब्लिक इंप्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। आर्टिकल 16 का क्लॉज 1 था। वहीं पर आर्टिकल 16 के अगर क्लॉज 2 की बात करें फ्रेंड्स तो ये बताता है हमें नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट और be ineligible for any employment or office under the state on grounds of religion, race, caste, sex, descent, place of birth और residence। तो यहाँ पर अब जो grounds हैं वो सेम नहीं है, किसी भी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट ऑन दीज ग्राउंड्स। और ये जो ग्राउंड्स हैं ये पहले वाले ग्राउंड से थोड़े डिफरेंट है। पहले वाला क्या था, RRCS, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब आर्टिकल 15 में जो ग्राउंड लिखे थे वो थे रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। वेयर एज आर्टिकल 16 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ग्राउंड है उनमें दो ग्राउंड एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं, एक है आपका डिसेंट और एक है रेजिडेंस। ठीक है, यहाँ पर डिसेंट है और यहाँ पे रेजिडेंस है। तो RRCS DPR। ठीक है, यहां पर 7 ग्राउंड्स हैं टोटल, आपको ध्यान रखना होगा। डिसेंट और रेजिडेंसी ये एडिशनल ग्राउंड्स हैं जो आर्टिकल 16 क्लॉज 2 में ऐड किए गए हैं। किसी भी सिटीजन के साथ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मैटर में इन ग्राउंड्स के आधार पर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा स्टेट के द्वारा। ठीक है, आर्टिकल 16 के क्लॉज 3 की अगर हम बात करें फ्रेंड तो क्लॉज 3 में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब रेजिडेंस एज अ कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट इन स्टेट, यूटी और लोकल एंड अदर अथॉरिटी। मतलब पार्लियामेंट रेजिडेंस को एक कंडीशन बना सकता है किसी पर्टिकुलर इंप्लॉयमेंट के लिए किसी पर्टिकुलर स्टेट या यूटी में। ठीक है, मतलब रेजिडेंस को एक क्राइटेरिया बना सकता है। तो अभी हम लोगों ने यहां पर देखा कि रेजिडेंस के आधार पर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है, लेकिन यहां पर आर्टिकल 16 के क्लॉज 3 में आप देखेंगे तो पार्लियामेंट रेजिडेंस को एज अ क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब कर सकता है। मतलब रेजिडेंस के आधार पर यहां पर नागरिकों के साथ डिस्क्रिमिनेशन अलाउड किया जा रहा है पार्लियामेंट के द्वारा। तो ऐसा क्यों? इसे समझने के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मुल्क रूल का, एंड विच इज फॉर्मुलेटेड बाय द फॉर्मर स्टेट ऑफ हैदराबाद। और इन्होंने इस रूल के द्वारा अपने स्टेट पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में 3 से 4 पोस्ट एक्सक्लूसिवली रिजर्व कर दी लोकल रेजिडेंस के लिए। अब चूंकि आर्टिकल 16 का जो क्लॉज 2 है वो इस चीज को प्रोहिबिट करता है, सो इट बिकेम अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 16 क्लॉज 2। लेकिन यहाँ पर पार्लियामेंट ने एक स्पेशल कंडीशन बताई, चूंकि उस टाइम पे हैदराबाद में सोशली जो पॉपुलेशन थी, लोकल पॉपुलेशन जिनको रिजर्वेशन दिया गया था, वो सोशल और एजुकेशनल बैकवर्ड से बिलोंग करते थे। तो पार्लियामेंट ने आर्टिकल 16 क्लॉज 3 के द्वारा एक लॉ बनाया और उस लॉ के द्वारा मुल्क रूल को 10 और सालों के लिए एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या पता चला कि ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस की, जिसके द्वारा अगर वो अपने आप को एडिकेटली रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं तो उनको यहाँ पर रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जा सकता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि स्टेट कैन प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट इन एनी फेवर इन एनी बैकवर्ड क्लास दैट इज नॉट एडिकेटली रिप्रेजेंटेड।
ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज निकल के सामने आई। साथ ही साथ एक लॉ कैन प्रोवाइड दैट द इनकम्बेंट ऑफ एन ऑफिस रिलेटेड टू रिलीजियस और डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशन और अ मेंबर ऑफ इट्स गवर्निंग बॉडी शुड बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर रिलीजन और डिनोमिनेशन। एक लॉ प्रोवाइड किया गया जिसके द्वारा अगर कोई डिनोमिनेशनल और हम कह सकते हैं रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है तो वहां पर उसके गवर्निंग बॉडी में जो मेंबर होगा वो उसी पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करना चाहिए। ऐसा भी एक लॉ यहाँ पर बनाया गया। इसके बाद फ्रेंड्स इसमें एक और इंपॉर्टेंट केस आता है जिसे हम लोग इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। 1992 का केस था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो गवर्नमेंट की रिजर्वेशन पॉलिसी होती है, ठीक है, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के द्वारा उसे एक इनेबलिंग क्लॉज बोला। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि रिजर्वेशन देने का जो मुद्दा है, ठीक है, वो स्टेट गवर्नमेंट की सोल डिस्क्रिप्शन के ऊपर बेस्ड होगा। मतलब अगर स्टेट गवर्नमेंट बैकवर्ड क्लास के फेवर में कोई सीट रिजर्व कर रही है तो वो उसकी अपनी डिस्क्रिप्शन के ऊपर होगा। अगर वो ऐसा करने में फेल हो जाते हैं, सपोज कीजिए अगर स्टेट बैकवर्ड क्लास के जो सिटीजन है उनके लिए सीट रिजर्व नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करते हैं, तो इसके लिए जो बैकवर्ड क्लास के सिटीजन है उनके पास कोई लीगल रूट नहीं होगा कोर्ट ऑफ लॉ में जाने का। मतलब उसके स्टेट के इस एक्शन के अगेंस्ट वो कोर्ट ऑफ लॉ में अपील नहीं कर सकते। ऐसा इंदिरा साहनी केस में बोला गया। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया गया इस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इन्होंने कहा कि अगर स्टेट ऐसा कोई रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लास के फेवर में दे रहा है तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया बताए। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कौन से क्राइटेरिया बताए रिजर्वेशन के लिए। पहला उन्होंने बोला कि अगर कोई बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन है तो उसकी बैकवर्डनेस सोशली और एजुकेशनली बैकवर्डनेस होनी चाहिए। केवल यही दो ग्राउंड इन्होंने बैकवर्डनेस के लिए तय किया, सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर कोई बैकवर्ड सिटीजन है जिसको ये रिजर्वेशन दिया जा रहा है तो वो अपने आप को एडिकेट रिप्रेजेंट ना कर रहे हो पब्लिक इंप्लॉयमेंट में, या हम कह सकते हैं डिसीजन मेकिंग लेवल पे अपने आप को एडिकेटली रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो तो उनको रिजर्वेशन दी जाएगी। इसके बाद जो तीसरा क्राइटेरिया बताया गया उसके अकॉर्डिंग जो बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन है इनका जो रिजर्वेशन है वो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर 50% से ज्यादा रिजर्वेशन एक्सीड कर रहा है तो वो इन दो ग्राउंड के अलावा और कोई ग्राउंड पे होना चाहिए। मतलब सोशल और एजुकेशनल ग्राउंड के अलावा अगर कोई और बैकवर्डनेस है तो ही वो 50% से ज्यादा एक्सीड करेगा, अदरवाइज वो 50% से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। इसके बाद जो चौथा इंपॉर्टेंट इन्होंने बोला चीज की जो क्रीमी लेयर है, ओबीसी सेक्शन में जो क्रीमी लेयर के लोग हैं उनको ये रिजर्वेशन पॉलिसी से बाहर रखा जाए, मतलब उनको ये रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। और जो पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो सुप्रीम कोर्ट ने बोली कि जो बैकवर्ड क्लास की रिजर्वेशन पॉलिसी है वो इस तरह से होनी चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो इफेक्टिवनेस है, जो कार्य क्षमता है, वो कहीं से प्रभावित ना हो। मतलब दिस रिजर्वेशन पॉलिसी शैल नॉट अफेक्ट द ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये क्राइटेरिया आपको ध्यान रखने होंगे पांचों जो सुप्रीम कोर्ट ने बताए इंदिरा साहनी केस में। उसके बाद फ्रेंड्स एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिजर्वेशन प्रमोशन का। जैसा कि हम सभी को पता है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अपने SC ST कैटेगरी से बिलोंग करने वाले जो एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है, उनको अगर वो डिसीजन मेकिंग लेवल पे अपने आप को एडिकेट रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो तो रिजर्वेशन इन प्रमोशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। इंदिरा साहनी केस में गवर्नमेंट के या स्टेट के इस काम को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड बताया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उन्होंने कहा आर्टिकल 16 क्लॉज 4 जो है वो केवल सेंटर और स्टेट को इंट्री लेवल तक पावर देता है रिजर्वेशन देने का, रिजर्वेशन इन प्रमोशन की पावर नहीं देता है। ऐसा इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया। और इसीलिए क्योंकि इंदिरा साहनी केस 92 में हुआ था, इसीलिए 95 में एक अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया और आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में एक सब क्लॉज जोड़ा गया, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 सब क्लॉज ए, और इसके अकॉर्डिंग 77th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा स्टेट को इंपावर किया गया SC ST कैटेगरी के लोगों को जो बैकवर्ड कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनको रिजर्वेशन इन प्रमोशन देने का, अगर वो अपने आप को एडिकेट रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं डिसीजन मेकिंग लेवल पे। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया पार्लियामेंट के द्वारा तो फिर एक केस हुआ एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2006, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को 77th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कॉन्स्टिट्यूशनल और वैलिड बताया गया। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन यहां पर कोर्ट ने अपनी कुछ इंपॉर्टेंट शर्तें रखी कि अगर आप SC ST कैटेगरी को ये रिजर्वेशन प्रमोशन की फैसिलिटी दे रहे हैं तो आप इन 3 चीजों को जरूर चेक करेंगे। वो 3 चीजें कौन थी? अगर वो तीनों फुलफिल होंगे तो ही वो SC ST कैटेगरी का पर्टिकुलर व्यक्ति इस रिजर्वेशन के लिए मतलब एलिजिबल होगा। और वो 3 चीजें थी कि जो बैकवर्डनेस हो वो सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस हो, उनका जो रिप्रेजेंटेशन वो इनएडिकेट हो, मतलब एडिकेटली वो अपने आप को रिप्रेजेंट ना कर रहे हो, और जो एडमिनिस्ट्रेशन का इफेक्टिवनेस है, ओवरऑल इफेक्टिवनेस है, कार्य क्षमता है, वो कहीं से प्रभावित ना हो।
इन तीनों चीजों को अगर ये फुलफिल कर रहा है तो आप बिल्कुल प्रोवाइड कर सकते हैं SC/ST कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन प्रमोशन। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हम लोगों ने डिस्कस किए। सबसे पहले हम लोगों ने इंदिरा साहनी केस देखा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा 77th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और 77th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को वैलिडेटेड घोषित करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक केस हुआ नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये 2006 का केस था। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आज हम लोगों ने आर्टिकल 15 और 16 डिस्कस किया। अगले वीडियो में हम लोग आगे के आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपना फीडबैक जरूर दिया करें। अगर आपको कोई सजेशन है, अगर आपको कोई और चीज पढ़नी है, कोई और टॉपिक एक्स्ट्रा समझना है, पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा भी अगर कोई आपको टॉपिक जिसमें डाउट है अगर आपको पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बोल सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उसको आपका डाउट क्लियर करने का। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि यहां पर अगर कोई भी लेटेस्ट वीडियो डाली जाए तो उसकी नोटिफिकेशन इजीली आप तक पहुंचा सके। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।